हेलो दोस्तों, एक वीडियो हम लोग बना चुके हैं मॉडल पेपर का। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो मॉडल पेपर जारी किया 2025 के लिए, उसका इंटरप्रेन्योरशिप का हम लोग एक वीडियो बना चुके थे जिसमें एमसीक्यू डिस्कस किए हुए थे। आज हम लोग VSA पढ़ेंगे। VSA का मतलब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, उसमें हम लोग देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर भी हम लोग यहाँ किए हुए, तो आप भी यहाँ देख के लिख सकते हैं। बोलता है किसी व्यवसाय के लिए पर्यावरण स्कैनिंग का क्या महत्व है। आपको बताए थे इन्वायरमेंट स्कैनिंग का मतलब है कि पर्यावरण को स्कैन कीजिए। और क्यों किया जाता है इन्वायरमेंट स्कैनिंग? अपॉर्चुनिटी लाने के लिए, अवसर लाने के लिए। अगर मार्केट से आपको अवसर लाना है तो अवसर लाने के लिए आपको स्कैनिंग करना होगा। स्कैनिंग समझते हैं, मैग्नीफायर लगा के चेक देखते रहना होगा। एक इन वातावरण में जो भी मौजूद है हर चीज़ को एनालाइज करना पड़ेगा, डिटेल स्टडी करना पड़ेगा। इसलिए बोलता है स्कैन करते रहो, जहाँ मौका लगे मौका लाओ। तो बोलता है इन्वायरमेंट स्कैनिंग। तो पर्यावरण स्कैनिंग व्यवसायों को किसके लिए? अवसरों और खतरों की पहचान के लिए ज़रूरत है। कोई मौका भी आ सकता है, और अगर स्कैन कर रहे हैं तो खतरा भी तो आप पहचान लीजिएगा। तो जो व्यवसाय में आने वाले मौके हैं और जो व्यवसाय में आने वाले खतरे हैं, इनको पहचानने के लिए वातावरण का स्कैनिंग करना जरूरी है। पहचान करने और बाजार की प्रवृत्ति, बाजार का ट्रेंड कैसा है, बाजार सोचता कैसे है, उसको जानने के लिए, बाजार की प्रवृत्ति को जानने के लिए भी हम लोग ये काम करते हैं। ठीक है, तो बाजार की प्रवृत्ति से हम लोग आसानी से बाजार की प्रवृत्ति की जानकारी हम लोगों को मिल जाती है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग स्कैनिंग करते हैं। और स्कैनिंग जब हम करते हैं तो बोलता है यह रणनीति योजना बनाने में भी मदद करता है, और यह जोखिम को कम करता है, रिस्क को कम करता है। अगर आप बार बार स्कैनिंग कर रहे हैं तो अपने रिस्क को कम करेंगे, जिससे आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी और प्रतिस्पर्धी कारकों को भी निगरानी रखा जा सकता है कि आर्थिक नुकसान हमको क्या हो सकता है, सामाजिक नुकसान क्या हो सकता है, सोशल और टेक्निकल चेंजेस क्या हो सकता है, और कॉम्पिटिटर से हमको क्या चेंजेस मिल सकता है। तो इन सब से बचा सकता है। अगर आप इन्वायरमेंट स्कैनिंग लगातार करेंगे तो आपका बिजनेस इन सब से बचा रहेगा। दूसरा लिखा है डिफाइंड आइडियाज़ फील्ड इन एंटरप्रेन्योरशिप। उद्यमिता में आइडिया फील्ड को परिभाषित कीजिए। तो आइडिया फील्ड क्या है? तो आइडिया फील्ड उन विशेष क्षेत्रों या स्रोतों को कहते हैं जहां उद्यमी नए व्यवसाय या उपकरण के लिए नया नवीन विचार उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे बाजार प्रवृत्तियां, ग्राहक आवश्यकता या उभरती तकनीकें। आइडिया फील्ड का मतलब है कि ऐसे फील्ड जहां पे कोई कस्टमर नए नए आइडियाज़ को लेकर आता है, नए नए प्रोडक्ट को लेकर आता है, नए नए विचारों को लेकर आता है, और वो विचार ऐसा लाता है जिससे उसको फ़ायदा मिल सके और नए नए क्षेत्रों में वो काम कर सके। उसी को हम लोग बोलते हैं आइडिया फील्ड। आइडिया फील्ड को आप ये भी बोल सकते हैं कि नए उत्पादों को प्राप्त करने के लिए एक फील्ड जारी करना, नए उत्पादों को प्राप्त करने के लिए एक फील्ड जारी करना। चार्जिंग ही ख़त्म हो गया था, चलिए कोई बात नहीं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल प्लान इन अ बिजनेस प्लान। व्यवसायिक योजना में वित्तीय योजना क्या क्या उद्देश्य है? तो भाई किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए वित्तीय योजना बनानी होगी। पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा, कितना पैसा कहाँ लगेगा, इसका तो योजना बनाना पड़ेगा। तो किसी भी बिजनेस प्लान को सक्सेस करने के लिए एक फाइनेंशियल प्लान का जरूरत पड़ता है। किसी भी बिजनेस प्लान को सक्सेस करने के लिए एक फाइनेंशियल प्लान का जरूरत पड़ता है, वित्तीय योजना की आवश्यकता पड़ती है। फ्रेंचाइजी धारी के लिए फ्रेंचाइजिंग का लाभ बताइए। स्टेट वन एडवांटेज ऑफ फ्रेंचाइजिंग फॉर द फ्रेंचाइजी। मान ली हम फ्रेंचाइजी लिए हैं तो हमको क्या फ़ायदा होगा? पहला फ़ायदा बताइए। तो एक फ़ायदा बताइए कि फ्रेंचाइजी लेने से क्या फ़ायदा होगा। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ लिखा है कि फ्रेंचाइजी धारी को एक स्थापित ब्रांड मिल जाता है। अब हम बिग बाज़ार का, या मान लीजिए हम यहाँ पे किसी कंपनी का फ्रेंचाइजी ले लिए, तो हमको एकदम पहले से बना बनाया ब्रांड मिल गया। मेरा प्रचार अपने आप हो गया, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा। तो ब्रांड मिल जाता है, प्रमाणित व्यवसाय मॉडल मिल जाता है, उसका लाभ मिल जाता है कि यहाँ सब कुछ सिस्टमेटिक होगा, फेल होने का और रिस्क होने का बहुत कम खतरा रहता है। प्राथमिक बाजार में शेयर जारी करने की एक विधि बताइए। प्राइमरी मार्केट में हम शेयर को कैसे बेचेंगे? तो आपको मालूम होगा कि प्राइमरी मार्केट ऐसा मार्केट है जहाँ पे नए सिक्योरिटी को खरीदा और बेचा जाता है। याद रखना है, जहाँ पे हम न्यू सिक्योरिटी को, सिक्योरिटी मतलब शेयर, डिबेंचर और बॉन्ड्स, तो जब हम नए नए प्रतिभूतियों को जिस मार्केट में खरीदते और बेचते हैं उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट, प्राथमिक बाजार। प्राथमिक बाजार वह बाजार है जहाँ नए प्रतिभूतियों को खरीदा और बेचा जाता है, और उसको बेचने का सबसे बढ़िया तरीका IPO, पढ़े होंगे, इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब आप नए नए हो, पहली बार बेच रहे हो, तो आप IPO बेचो। तो बोलता है IPO एक विधि है जिसमें कंपनी पहली बार जनता को अपने शेयर
जारी करके कोष जुटाती है, फंड जुटाती है। तो पहली बार अगर जनता से पैसा लाना है तो सबसे बेस्ट तरीका है आईपीओ के जरिए आप पहली बार आप जनता से पैसा कलेक्ट कर सकते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है? तो जो आप पैसा लगाते हो उस पर जो पैसा हमको विथ प्रॉफिट मिलता है उसी को आरओआई बोलते हैं। तो आरओआई इज अ फाइनेंशियल मैट्रिक यूज टू इवेलुएट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। ये एक ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए हम किसी भी निवेश के प्रॉफिटेबिलिटी को, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी को चेक करते हैं। आरओआई कैसे निकालते हैं? तो इसका फॉर्मूला है आरओआई बराबर क्या होता है? तो प्रॉफिट बटा इन्वेस्टमेंट इंटू 100। भैया हमने जो पैसा लगाया था हमको कितना प्रॉफिट हुआ इंटू 100 कर देंगे तो रिटर्न निकल जाएगा कि हमको रिटर्न कितना मिल रहा है। यानी हम जब पैसा लगा रहे हैं तो सबसे पहले हम आरओआई चेक करेंगे ना कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है। मार्केट में अगर बैंक 8% दे रहा है और हमको रिटर्न 5% मिल रहा है तो बेवकूफ़ी है। हम चाहेंगे भाई कि अगर हम रिस्क ले रहे हैं तो हमको 8% अगर मार्केट बैंक दे रहा है तो हमको उससे ज़्यादा मिले, मार्केट में हमेशा बैंक से ज़्यादा मिले, इसलिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको निकालना होगा। मर्जर क्या होता है? मर्जर का मतलब होता है मिल जाना। तो बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आप अपने बिजनेस को और बड़ा करना चाहते हो या अपने साथ कोई प्रोडक्ट को जोड़ना चाहते हो तो आप ये मर्जर कर सकते हो। मर्जर मतलब बहुत सारी कंपनियां, अभी जो आपको बताया ना कि पेप्सी क्या किया, अभी वो आप ऊपर पढ़े होंगे, पेप्सी ने पिज़्ज़ा हट को खरीद लिया क्योंकि जान रहा है कि लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीने के लिए लोग दुकान में जाते नहीं हैं, बाहर से कोल्ड ड्रिंक्स पी ले रहे हैं या नहीं पी रहे हैं कोल्ड ड्रिंक्स। लेकिन अब जब वो ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जब वो पिज़्ज़ा खाने जाएंगे, अब पिज़्ज़ा तो खाएगा, तो पिज़्ज़ा जब खाने जाएगा तो उसी समय कोल्ड ड्रिंक चिपका देंगे उसको। तो पिज़्ज़ा हट खरीद के पिज़्ज़ा खिला रहा है लेकिन साथ ही साथ कोल्ड ड्रिंक चिपका दे रहा है। अब आप मना भी नहीं कर सकते। फैमिली वाले के साथ गए तो कोल्ड ड्रिंक्स फ्री में दे दे रहा है आपको, यानी 40 रुपये का कोल्ड ड्रिंक्स फ्री में दे दे रहा है। फ्री में नहीं, पैसा ले रहा है लेकिन वो चिपका रहा है, आप नहीं भी पीते तो भी दे दिया आपको। तो बोल रहा है कि आप अगर अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा बेचना चाहते हैं तो आप किसी के साथ मर्जर कर सकते हैं, उसके साथ मिल सकते हैं। जैसे अब मारुति और सुजुकी भारत में मिला हुआ है ना, मारुति सुजुकी, मारुति अलग कंपनी, सुजुकी अलग कंपनी, दोनों मर्ज हो गया, मिल के काम कर रहा है। तो जब दो या दो से अधिक बिजनेस आपस में मिल जाता है, चाहे जो भी रीजन हो मिल जाता है, तो उसको हम लोग मर्जर बोलते हैं, विलय। क्या बोलते हैं? मर्जर। अब जब दोनों मिलेगा तो दोनों का नाम से धंधा रहेगा, जैसे मारुति का भी और सुजुकी दोनों का नाम है। लेकिन अगर खरीद लेते तो फिर नाम नहीं रखते, मिलने पर दोनों का नाम रहता है। तो जब दो कंपनी या दो से ज़्यादा कंपनियां आपस में किसी उद्देश्य के लिए मिल जाती है तो उसको हम लोग मर्जर बोलते हैं, विलय बोलते हैं, याद रहेगा। अब उद्देश्य बहुत सारा हो सकता है। ब्रांडिंग क्या है? तो ब्रांडिंग का मतलब होता है किसी भी उत्पाद को नाम देने की प्रक्रिया, किसी भी प्रोडक्ट को नाम देने की प्रक्रिया ब्रांडिंग कहलाती है। ब्रांडिंग मीन्स नॉमिनेशन। देखिए लिखा है, ब्रांडिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग यूनिक आइडेंटिटी फॉर द प्रोडक्ट। अगर आप यूनिक आइडेंटिटी देना चाहते हैं किसी प्रोडक्ट का तो उसको हम ब्रांडिंग कहते हैं। अब आप इसको हम लोग बोल सकते हैं ब्रांडिंग मीन्स नॉमिनेशन ऑफ अ प्रोडक्ट। किसी उत्पाद को नाम देने की प्रक्रिया ब्रांडिंग कहलाती है। चाहे नाम दीजिए, चाहे लोगो दीजिए, चाहे डिज़ाइन दीजिए, चाहे मैसेजिंग दीजिए, ये सब ब्रांडिंग के अंदर आता है। आप लोगों के दिल दिमाग में नाम, लोगो, डिज़ाइन, मैसेजिंग कुछ भी अगर बैठा दे रहे हैं, सेपरेट आइडेंटिफिकेशन दे रहे हैं, एक यूनिक आइडेंटिटी अगर दे रहे हैं, एक यूनिक पहचान दे रहे हैं, तो ये ब्रांड कहलाता है। कोई दिक्कत है? ब्रांडिंग क्या है? किसी उत्पाद के नाम देने की प्रक्रिया को ब्रांडिंग कहते हैं, याद रखिएगा। जिसके अंदर आप नाम भी लिख सकते हैं, लोगो भी हो सकता है, डिज़ाइन भी हो सकता है, मैसेज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ब्रांडिंग के अंदर हम लोग ये चीज़ देखते हैं। आगे लिखा है सार्वजनिक और निजी कंपनी के बीच में अंतर बताइए। सारे लोग जानते हैं प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितना मेंबर होता है? प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 होता है, मैक्सिमम 200। प्राइवेट निजी कंपनी में कम से कम 2 सदस्य होते हैं और अधिकतम 200 होते हैं, जबकि पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितना होता है? मिनिमम 7 होता है और मैक्सिमम अनलिमिटेड होता है। ठीक है। आपको एक चीज़ और बताए थे, प्राइवेट कंपनी अपने नाम के लास्ट में पीवीटी एलटीडी लगाता है, जबकि पब्लिक कंपनी अपने नाम के लास्ट में एलटीडी लगाता है। शेयर्स में आप पढ़ चुके हैं सब लोग, ठीक है, अकाउंट्स में पढ़ चुके हैं। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर होने चाहिए, इसमें मिनिमम 3 डायरेक्टर होने चाहिए और मैक्सिमम कितना? तो मैक्सिमम 15 डायरेक्टर होने चाहिए। ठीक है। पब्लिक कंपनी पब्लिक इशू नहीं कर सकती, नो पब्लिक इशू, जनता से पैसा नहीं ले सकता प्राइवेट कंपनी, जबकि पब्लिक कंपनी तो कर सकता है, यस, ये जनता से पैसा ले सकता है, प्रोस्पेक्टस जारी कर सकता है। तो आपको शेयर्स में बताया गया, अकाउंट्स में बताया गया, आराम से इसको देख सकते हैं कि क्या क्या हो रहा है। ठीक है। ये हो गया वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब हम लोग पढ़ेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन क्या क्या है। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन इसमें भी लिखा है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड मार्केट असेसमेंट विथ एन एग्जाम्पल। आपको एग्जाम्पल के साथ समझाना है कि अवसर और बाजार मूल्यांकन की अवधारणा क्या है
और उदाहरण के साथ इसको समझाना। तो भाई अपॉर्चुनिटी तो अभी आपको बताएं, बोलता है अपॉर्चुनिटी असेसमेंट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी दैट अलाइन विथ मार्केट डिमांड एंड द एंटरप्रेन्योर्स कैपेबिलिटी। मार्केट असेसमेंट इन्वॉल्व इवेल्युएटिंग द मार्केट साइज, कंपटीशन, कस्टमर प्रेफरेंसेस एंड पोटेंशियल फॉर ग्रोथ। ये सब चीज़ जानने के लिए याद रखिएगा। तो मार्केट असेसमेंट हम समझ गए, अपॉर्चुनिटी समझ गए। अवसर एक ऐसा तरीका है जिसको आप इस्तेमाल करके प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और ये इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो आपके प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी, आपके साइज, आपके कंपटीशन, आपके कस्टमर प्रेफरेंसेस के ऊपर ये सब डिपेंड करता है। एग्जाम्पल ये बड़ा अच्छा देखिए, यदि एक उद्यमी स्वास्थ्य कॉन्शसनेस ग्राहकों की बढ़ती प्रवृत्ति की पहचान करता है और जैविक खाद्य उत्पादों के लिए बाजार का मूल्यांकन करता है कि भाई सब लोग स्वास्थ्य के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, हेल्थ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, जैविक खाद बनाना शुरू कर देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, कंपोस्ट बनाना शुरू कर देते हैं और वही कंपोस्ट हम बेचेंगे, वही कंपोस्ट हम बेचेंगे। जैविक खाद्य उत्पादों के लिए बाजार का मूल्यांकन करता है और तो देखता है तो वह स्वास्थ्य खाद्य दुकान खोलने का अवसर पकड़ लेता है। सबसे बढ़िया हेल्दी फूड शॉप खोल दो जिसमें सब हेल्दी खाना होता है, सिर्फ सब जो है हमारे यहाँ केचुआ खाद के जरिए, जैविक खाद के जरिए से जो सामान बनता है वो हम बेचते हैं। अभी देखिए देश में बड़ा अच्छा अवसर है ये, पूरे देश में जितने डायबिटीज़ वाले लोग हैं वो सब पिज़्ज़ा बर्गर से दूर हट गया, वो नहीं खाता है। तो उसके लिए क्या है भैया, उसके लिए हम बना रहे हैं कि हरा एकदम ग्रीन ग्रीन सब्जी खिलाएंगे आपको, और कुछ नहीं खिलाना, पका हुआ सब्जी खिलाएंगे, तला हुआ नहीं, सिर्फ बॉइल्ड सब्जी खिलाएंगे और आप आइए आराम से सब्जी खाइए। तो जो हेल्थ को फोकस करने वाले लोग हैं उसी जगह पे लोग जाके खाएंगे, चाहे वो 200 रुपये में दे चाहे 300 रुपये में दे, क्योंकि हेल्थ कॉन्शियस लोग तो बोल रहे हैं ये एक अवसर है मार्केट में छाने के लिए, मार्केट में आने के लिए। यह एक अवसर है, यह एक अपॉर्चुनिटी है, मौका है। व्यवसाय के रूप में एकमात्र स्वामित्व के लाभ बताइए। अगर आप बिजनेस खोल रहे हैं अकेले, सिंगल, आप खुद का बिजनेस जिसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप का फ़ायदा बताइए। तो सोल ट्रेड का पहला फ़ायदा है सिंपल टू स्टेब्लिश। एकाकी व्यापार का लाभ पूछ रहे थे। एकाकी व्यापार का पहला लाभ है कि दुनिया का सबसे आसान और सबसे पुराना तरीका है बिजनेस करने का। ईजी टू स्टैब्लिश, सिंपल टू स्टैब्लिश, बहुत आसानी से ये स्टैब्लिश हो जाता है, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता, तो आसानी से स्थापित हो जाता है। दूसरा है फुल कंट्रोल। अगर आप एकाकी व्यापार कर रहे हैं, सिंगल ओनरशिप बिजनेस कर रहे हैं, सोल ट्रेड कर रहे हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप कर रहे हैं, तो पूरा कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा। डायरेक्ट टैक्सेशन, इसमें डायरेक्ट टैक्स का होता है, अगर कमाएंगे तो डायरेक्ट टैक्स आप पे करेंगे, तो बोलता है व्यक्तिगत आय होता है और उस व्यक्तिगत आय पर उसको डायरेक्ट टैक्स पे करना होता है। फ्लैक्सिबिलिटी होता है, हम अकेले मालिक हैं तो जब चाहें हम अपने बिजनेस को चेंज कर सकते हैं, किसी से हमको पूछने की आवश्यकता नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यवसाय के लिए विपणन योजना का महत्व क्या है। किसी भी बिजनेस के लिए मार्केटिंग प्लान का क्या फ़ायदा है। तो बोलता है कोई भी बिजनेस हो, मार्केटिंग प्लान के बिना वो अपने बिजनेस को सर्वाइव नहीं कर सकता, चला नहीं सकता। तो हर बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए, मार्केट में अच्छे से सर्कुलेट करने के लिए एक मार्केटिंग प्लान का ज़रूरत है, जिससे वह अपने सेल को भी बढ़ा सके और प्रॉफिट को भी बढ़ा सकते हैं। तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए और सेल को मैक्सिमाइज करने के लिए एक प्लान चाहिए, जो योजना मार्केट में लगाकर हम अपने बिक्री को और अपने प्रॉफिट को या प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। व्हाट आर द एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ वेंचर कैपिटल। फिर से ध्यान रखना, वेंचर कैपिटल एक ऐसा पूंजी होगा जो वैसे लोग देंगे। वेंचर कैपिटल में पूंजी हमको मार्केट से नहीं लाना है, हमको कुछ गिने चुने लोगों से लाना है, और वैसे लोगों से लाना है जो इनोवेटिव काम करने में आगे रहते हैं, जो हमेशा कुछ नया नहीं। सिंपल याद रखना, अगर देश दुनिया के हम इंटरप्रेन्योर से पूंजी वसूलते हैं ना, हमको पैसा चाहिए बिजनेस चलाने के लिए। अब हम पैसा बैंक से नहीं लेने गए, हम लेने गए इंटरप्रेन्योर से। तो अगर हम उद्यमी से पैसा लेते हैं, जो उद्यम पहले से कर रहा है उससे अगर हम पैसा लेते हैं, मान लीजिए किसी उद्यमी के पास पैसा है, हम उससे अगर पैसा उठाते हैं, जो पहले से ही रिस्क ले रहा है, जो पहले से इनोवेशन कर रहा है, उससे अगर हम पैसा उठाते हैं, तो वो पूंजी कहलाता है वेंचर कैपिटल। वो पूंजी क्या कहलाता है, वेंचर कैपिटल। उसका पहला फ़ायदा क्या है कि धन तक पहुंच, आसानी से आप पहुंच सकते हैं, क्योंकि जो लोग इनोवेशन कर रहे हैं वही आपको समझेंगे कि भाई इसका कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा है, वही आपको समझेंगे कि आपका इसका कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा है, यहाँ पे पैसा लगाना चाहिए। तो सबसे पहले एक्सेस टू फंड, आप आसानी से फंड तक पहुँच सकते हैं। दूसरा क्या है, एक्सपर्ट गार्जियन। अच्छा बताइए, जब वेंचर कैपिटल में पैसा देगा, मान लीजिए हमको पैसा दिया, हम बिजनेस खोल रहे थे तो हमको पैसा दिया ओला वाला, ओला का जो मालिक है हमारे बिज़नेस में लगा दिया, मान लो 100 करोड़ रुपये लगाया। तो 100 करोड़ रुपये मेरे बिज़नेस में अगर लगा दिया ओला का मालिक, तो क्या लगता है 100 करोड़ लगा के सो जाएगा? नहीं, ये याद रखिएगा, ये इनोवेटिव काम करने वाले लोग हैं, इनोवेशन करता है, यानी इंटरप्रेन्योर्स खुद है, इसके अंदर खुद अपने
तड़क है, तो 100 करोड़ लगा के ये हमको गाइड करेगा। क्यों? क्योंकि जानता है कि अगर हम डूबे तो गया इसका 100 करोड़, अगर हम डूबे तो गया उसका 100 करोड़। तो कभी भी 100 करोड़ को लगाएगा जो इंटरप्रेन्योर्स होगा, जो उद्यमी होगा, जो हम रिस्क हमारे पर लगेगा हमारे पर कि भैया 100 करोड़ लगा देते हैं, तो हमको हमेशा गाइड करते रहेगा। तो हमारे बिजनेस को एक एक्सपर्ट का गाइडेंस भी मिलेगा। रिस्क शेयरिंग होगा, जोखिम भी शेयर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 2 आदमी। तो बिजनेस ग्रोथ होगा क्योंकि इसका आइडिया लगेगा ना, ये सब कुछ समझाएगा, तो बिजनेस ग्रोथ होना ही होना है। क्योंकि जो पूंजी लगाने वाला नॉर्मल नहीं है, वो बहुत सोचा समझा आदमी तब पैसा लगाया होगा, तो हमारे बिजनेस को ग्रोथ भी करवाएगा। अगर कहीं लॉस होता है तो उस लॉस के लिए वो खुद भी देखेगा कि भाई लॉस अगर हो रहा है तो हम भी उस लॉस में भागीदार हैं। लॉस क्या है ऐसे वेंचर कैपिटल का? तो याद रखिएगा, ये पूंजी तब आपको महंगा पड़ने लगता है जब आपका बिजनेस हो जाता है लॉस में। ठीक है, पहला लॉस ऑफ कंट्रोल, दूसरा आदमी कंट्रोल करता है। बताइए कि आप बिजनेस चला रहे हैं और आप अपना डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आपके ऊपर जो बैठा हो वो डिसाइड कर रहा है कि आपका बिजनेस क्या करेगा। कहना अरे भाई मेरा सोच है ना, हम सोच रहे हैं ना कि मेरा बिजनेस कहाँ ग्रो करेगा, लेकिन मेरे ऊपर जो पैसा लगा है वो बार बार धमका रहा है कि ये काम नहीं कर सकता, अगर ऐसा करोगे तो मेरा पैसा डूब जाएगा, नहीं कर सकते हो। तो अगर कोई हमको बार बार धमकाएगा, कंट्रोल हमारा ख़त्म कर देगा, तो फिर बिजनेस क्या चलेगा। दूसरा, इक्विटी डाइल्यूशन, इक्विटी का धीरे धीरे पतला होना। फंडिंग के बदले उद्यमी क्या करेगा, अपना इक्विटी लेने लगेगा, और बार बार आपको इक्विटी देना पड़ेगा अगर हिस्से में, तो एक समय ऐसा आएगा जब आपका इक्विटी कट जाएगा, आपके पास ही बहुत कम इक्विटी बचेगा। प्रेशर फॉर ग्रोथ, बार बार ऊपर से उस 100 करोड़ वाला आपको ग्रोथ के लिए प्रेशर डालेगा कि जल्दी से आगे बढ़ो भैया, हमको कमाना है तुम्हारे बिजनेस से, क्योंकि उसका आपके बिजनेस से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ यही लेना देना है कि वो पैसा लगाया उसको कमाना है। और एग्जिट स्ट्रैटेजी, यहाँ पे आपके पास एक स्ट्रैटेजी है जिसके जरिए आप बाहर निकल सकते हैं फर्म से। ठीक है, जब भी आप ऐसे में कूदेंगे बिजनेस में, तो एग्जिट स्ट्रैटेजी लेके कूदेंगे कि वहाँ से हम बाहर निकलेंगे तो कैसे निकलेंगे, कितना नुकसान होगा जब हम बाहर निकलने का फैसला कर रहे होंगे, तो हमारे बिजनेस को उससे कितना लॉस हो सकता है, ये सब चीज़ आपको पहले से प्लान करके चलना पड़ेगा। हाउ डज इन्वेंट्री कंट्रोल अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। इन्वेंट्री नियंत्रण व्यवसाय की लाभप्रदता को कैसे प्रभावित करता है। बोलता है अगर आप कंट्रोल इन्वेंट्री का करते हैं तो उससे बिजनेस के प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी को कैसे प्रभावित करता है वो। तो अगर ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा वेस्टेज कहाँ पे होता है, सबसे ज़्यादा वेस्टेज होता है इन्वेंट्री में, स्टॉक में। और अगर हम स्टॉक को कंट्रोल कर दिए, इसको सही से नियंत्रण कर दिए, ज़्यादा बर्बाद नहीं होने देंगे, तो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो ऐसे में हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, हमारा प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ जाएगा। लाभ कमाने की क्षमता क्या होगी, बढ़ जाएगी। याद रखना इस चीज़ को, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। बोला कि प्रभावी इन्वेंट्री नियंत्रण आपूर्ति और मांग के बीच में, यानी डिमांड और सप्लाई के बीच में सही संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, जिससे अधिक स्टॉक या स्टॉक आउट से बचा जा सकता है। अधिक स्टॉक या स्टॉक आउट से बचा जा सकता है। सही प्रबंधन भंडारण लागत को घटाता है, बर्बादी को कम करता है, और यह सुनिश्चित करता है कि ग्राहक को आवश्यक उत्पाद समय पर मिले, इससे नगद प्रवाह में सुधार हो सके। मतलब ये सिंपल है कि ये बताता है कि हमेशा अगर आपके पास स्टॉक मेंटेन रहेगा तो जो कस्टमर है उसको टाइम पर स्टॉक मिलेगा, और हमेशा आपका डिमांड जो है वो मेंटेन रहेगा, हमेशा आपका सप्लाई भी मेंटेन रहेगा, जिससे शॉर्ट मतलब होने का कोई चांस नहीं है, जिससे किसी भी तरह का डर नहीं रहता है। एंजल ब्रोकर क्या, निवेशक क्या है, और वेंचर पूंजीपति से क्या अंतर है। तो देखिए एंजल ब्रोकर क्या होते हैं, तो बोलते हैं आमतौर पर व्यक्तिगत निवेशक होते हैं। एंजल जो व्यक्तिगत निवेशक होते हैं वो एंजल इन्वेस्टर होते हैं। ठीक है, एंजल इन्वेस्टर व्यक्तिगत निवेशक, तो एक व्यक्ति निवेश करने जाता है तो उसको बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर। और जब कोई इंटरप्रेन्योर्स इन्वेस्ट करता है तो वो कहलाता है ये ग्रुप है निवेशकों का जो एकत्रित होकर एक जगह पे पैसा लगाते हैं, उसको बोलते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। जैसे मान लीजिए शाहरुख खान का बेटा है, शाहरुख खान खूब पैसा कमाया, तो खूब पैसा कमाया और उसका बेटा कुछ नहीं कर रहा है, तो क्या करेगा। मान लो शाहरुख खान का 6500 करोड़ है, तो बेटे का ना होगा जी, एक एक है ये है, तो एक बेटा है तो 6500 करोड़ उसके पास है। अब उसको कुछ आइडिया नहीं लग रहा है क्या करे। ठीक है, एक फिल्म में पैसा लगाया कि चलो एक फिल्म बनाते, वो डूब गया, तो उसके पास आइडिया नहीं लेकिन पैसा है, तो वो क्या करेगा, वो किसी नए नए बिजनेस को सर्च करेगा और उस जगह पे पैसा लगाएगा, और वो कमाएगा बिजनेस, फिर अपना पैसा वसूलेगा। तो ये कर सकता है, इसको बोलते हैं हम लोग, अगर सिंगल पैसा लगा रहे थे एंजल इन्वेस्टर, ग्रुप में पैसा लगा रहे थे वेंचर कैपिटल। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट साइज, तो बताइए ये दोनों मीनिंग समझ में आ गया दोनों में। इन्वेस्टमेंट साइज, पैसा ज़्यादा कौन देगा, तो बताइए खुद सोचिए कि पैसा आपको एंजल देगा या इन्वेस्टमेंट देगा। तो बोलता है कि ये छोटे निवेश करते हैं, क्योंकि अकेले कितना आदमी निवेश करेगा, जो आमतौर पर कुछ हज़ार से लेकर कुछ मिलियन डॉलर तक हो सकते हैं, लेकिन वेंचर कैपिटल बड़ा इन्वेस्टमेंट करता है। यह बड़े निवेश करते हैं जो अक्सर मिलियन डॉलर में होते हैं,
ताकि व्यवसाय का विस्तार हो सके। रिस्क बताइए, जब ये एंजल इन्वेस्टर छोटा इन्वेस्टमेंट करता है तो रिस्क भी कम रहता है, और वेंचर कैपिटल बड़ा इन्वेस्टमेंट करता है तो इसका रिस्क भी ज़्यादा रहता है। इन्वॉल्वमेंट, एंजल इन्वेस्टर जो है आपको नहीं परेशान करेगा, ये रोज़ बोलता है कि सामान्यतः व्यवसाय के रोज़मर्रा के संचालन में कम शामिल होते हैं, इसका कोई लेना देना नहीं, पैसा लगा के छोड़ दिया, ये आपको बिजनेस करने में कहीं भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे एंजल इन्वेस्टर। लेकिन जो ये वेंचर कैपिटल वाले लोग होंगे वो आपके बिजनेस में बार बार घुसेंगे, क्योंकि इनका पैसा लगा हुआ है, बार बार घुसेंगे, चेक करेंगे, पूछेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हर चीज़ को डिस्टर्ब करेंगे ये वेंचर कैपिटल वाले लोग। तो ये दोनों के बीच में अंतर था कि एंजल ब्रोकर और एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटल में क्या डिफरेंस है, वो हम लोगों को यहाँ पे देखना था। अब लिखे हैं उद्यम विपणन में प्रचार रणनीति की भूमिका का चर्चा किए। कोई भी उद्यम है उसमें हम मार्केटिंग करेंगे, जब हम किसी भी इंटरप्रेन्योर्स के लिए, तो प्रचार कैसे करेंगे। तो बोलता है यहाँ पे देखो, थोड़ा सा वीडियो को रोक दे रहे हैं ताकि आप इंग्लिश वाले इंग्लिश देख सकते हो, और हिंदी वाला भी हम करके छोड़ देंगे ताकि हिंदी में भी आप इसको पढ़ सकते हो, लिख सकते हो। चलिए हो जाएगा। अब हिंदी में देखिए, ये वाला है, प्रचार रणनीति उद्यम विपणन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ये जागरूकता पैदा करता है, रुचि उत्पन्न करता है और बिक्री को बढ़ाने में मदद करता है। ये रणनीतियाँ लक्षित दर्शकों यानी टारगेटेड कस्टमर के बीच में उत्पाद और सेवा के मूल्य को संप्रेषित करता है, लोगों तक पहुंचाता है और इसे प्रतिस्पर्धियों से अलग करने में मदद करता है। प्रभावी प्रचार में विज्ञापन, बिक्री, प्रमोशन, जनसंपर्क और व्यक्तिगत बिक्री शामिल हो सकती है, जो सभी ब्रांड पहचान बढ़ाने, ग्राहक वफादारी बनाने और राजस्व को बढ़ावा देने के उद्देश्य से होती है। सही प्रचार मिश्रण का उपयोग करके व्यवसाय बड़े दर्शकों तक पहुंच सकते हैं, मांग उत्पन्न कर सकते हैं और अपने बाजार की स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ मर्जर एंड एक्विजिशन हेल्प्स इन द एंटरप्राइजेस ग्रोथ। कैसे किसी व्यवसाय को ग्रोथ करने में ये दोनों मदद करता है। कौन कौन, तो एक होता है मर्जर, मर्जर मतलब मिलना, दो बिजनेस, जैसे एक बिजनेस है बी, एक बिजनेस है मिलके ए बी बन गया, तो ये लोग अगर मिलता है तो उससे क्या फ़ायदा होता है, तो फ़ायदा होता है ग्रोथ होता है। जैसे मान लीजिए कि इसका अपना एक बिजनेस साइज होगा, अपना कस्टमर होगा, इसका अपना एक बिजनेस एरिया होगा, अपना कस्टमर, जब दोनों मिल जाएगा तो दोनों का कस्टमर इसके पास आ जाएगा, एरिया भी बड़ा हो जाएगा, वर्किंग भी बड़ा हो जाएगा, मैनेजमेंट भी बड़ा हो जाएगा, टीम भी बड़ा हो जाएगा। तो अगर आप अपने बिजनेस को ग्रोथ करना चाहते हो तो एक तरीका है मर्जर और एक तरीका है एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब ए और बी दो कंपनियां हैं, तो बी अपना बिजनेस को बंद करके सीधा ए में चला जाता है, नहीं ए खरीद लेता है, ए खरीद लिया किसको, बी को, तो बी एक को ए एक्वायर कर लिया, खरीद लिया। तो ये दो तरीके हैं जिसके ज़रिए आप अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमारी कंपनी है, हमारा कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग है, ठीक है, और एक रांची में कॉमर्स का कोचिंग है, हमारा इंस्टीट्यूशन बहुत बड़ा बना, हम इसको खरीद लिए, डायरेक्ट खरीद लिए, तो उसको बोलते हैं एक्विजिशन। अब हम क्या किए, हजारीबाग से उठ के रांची पहुंच गए, और रांची के साथ पता चला पटना में भी एक हम कॉमर्स के इंस्टीट्यूशन को खरीद लिए, तो हमारा ब्रांच फैल रहा है। तो जब हम फैलना चाहते, बढ़ना चाहते, तो दो ही ऑप्शन है, या तो मिला लो, या हम ऑप्शन देंगे या तो मेरे में मिल जाओ, और नहीं तो भैया हम खरीद लेंगे तुमको। तो या तो मिल जाओ या तो हम तुमको क्या करेंगे, खरीद लेंगे, एक्वायर कर लेंगे, एक्विजिशन में लेकर आएंगे, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं जिसके जरिए आप अपने बिजनेस को बढ़ाने में मदद ले सकते हैं, मर्जर और एक्विजिशन। और भी है जैसे अमलगमेशन, ये काम और भी तरीके से कर सकते हैं, अमलगमेशन, एकीकरण, आप और भी तरीके से कर सकते हैं, होल्डिंग, होल्ड कर सकते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका हम लोग दो ही देख रहे हैं कि मर्जर और इक्विजिशन। हालांकि मर्जर और इक्विजिशन जो है अमलगमेशन के अंदर ही आता है, मर्जर और इक्विजिशन अमलगमेशन के अंदर ही आता है, ठीक है। मर्जर और इक्विजिशन इज अ पार्ट ऑफ अमलगमेशन। तो हिंदी में देखिए हम यहाँ रख देते हैं, यहाँ तक तो कंप्लीट हो जाना चाहिए, किसी को दिक्कत नहीं है। अब एक वीडियो में हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे, उसमें एक वीडियो हम लोग सेपरेट बना लेंगे, तो 3 वीडियो में आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन थर्ड वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं।